भाई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली वाइडली जो यूज ली जाती है जो टैबलेट जो वो है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल के बारे में अपन बात करेंगे। ये एक पैरासीटामोल का एक बेसिक वीडियो है। इसके अंदर अब पैरासीटामोल की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो अक्सर हर मेडिकल स्टूडेंट को आनी चाहिए। और जो अगला वीडियो बनेगा पैरासीटामोल के उसके अंदर मैं एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग और उसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के अंदर जो पैरासीटामोल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी बोला जाता है, करेक्ट। और ये एक एनालिसिक और एक एंटी पायरेटिक है, मतलब पोटेंट एनालिसिक और एक पोटेंट एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब जो पोटेंट एनालिसिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये तो क्या है, पेन किलर में यूज लिया जाता है। और जो पोटेंट एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये हमारे फीवर को रिड्यूस करता है। और ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी शो करता है, बट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है पैरासीटामोल की, वो पुअर होती है। अब वो क्यों पुअर होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ने एक चीज़ तो देख ली यार कि जो पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल पेन किलर के लिए, फीवर के लिए और इन्फ्लामेशन डिजीज के लिए, तीनों के लिए यूज में लिया जाता है, करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है ये इसकी पुअर क्यों होती है वो देखते हैं। तो उसके लिए दो तरह की थ्योरी दी गई थी, एक होती पेरोक्साइड थ्योरी और एक थी COX-3 इनहिबिटर थ्योरी। पेरोक्साइड थ्योरी क्या बोलती है? पेरोक्साइड थ्योरी ये बोलती है कि जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में H2O2 पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो पैरासीटामोल से वो इनएक्टिव हो जाता है, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि जब इन्फ्लामेशन की जो साइट होती है, तो इन्फ्लामेशन की साइट पे जो पेरोक्साइड होता है, ये पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है इन्फ्लामेशन की साइट पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब जब पेरोक्साइड की साइड में जो पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से जो पैरासीटामोल से वो इनएक्टिव हो जाएगी। और इनएक्टिव हो जाएगी जिसकी वजह से जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो पुअर हो जाती है, करेक्ट। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है इसका COX-3 इनहिबिटर थ्योरी। तो सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि जो COX होता क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक अरेक्डोनिक एसिड होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अरेक्डोनिक एसिड होते हैं, ये अरेक्डोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होते हैं। तो जब अरेक्डोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होते हैं, तो एक एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होते हैं। और वो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेस, मतलब उसको COX भी बोला जा सकता है। तो वो COX क्या है? COX ये है कि जो अरेक्डोनिक एसिड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करता है जो एंजाइम, उसको बोला जाता है साइक्लोऑक्सीजनेस, मतलब COX। जितनी भी हमारी जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, मैंने क्या कहा कि जितनी भी हमारी जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, वो हमारी COX एंजाइम से उसको इनहिबिट करता है। उसको उन सभी को जो COX जो मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है हमारी जितनी भी, उन सभी को ये जो COX है, ये COX क्या है, उनको इनहिबिट करता है। जिसमें से मतलब अब जब ये इनहिबिट कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि जो क्या हो रहा था कि जो अरेक्डोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो रहा था, तो जब COX इनहिबिट हो जाएगा, तो इनहिबिट कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा, जिसके कारण ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी पुअर हो जाती है। एक रीजन ये है। अब जो PCM मतलब पैरासीटामोल है, उसको शॉर्ट फॉर्म में PCM भी लिख सकते हैं अपन। तो ये इनहिबिट, और ये देखो COX-1 और COX-2 है कि नहीं, ये दोनों इसको इनहिबिट नहीं करते, बट COX-3 है वो इसको इनहिबिट करता है, करेक्ट। अब जो COX इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वो पुअर हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो COX-3 होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि COX-1 और COX-2 ये इनहिबिट नहीं करेंगे, इनहिबिट करेगा COX-3,
करेक्ट। और ये जो कॉक्स 3 होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, सीएनएस के अंदर, सेरेब्रम जो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। ये क्या, और जो ये कॉक्स 3 होता है ये पेन और फीवर तो कंट्रोल कर देता है बट इन्फ्लामेशन कंट्रोल नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता, मैंने अभी बता दिया कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पुअर होती है। क्यों होती है वो सारी चीजें मैंने बता दी कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उसके बाद में नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अभी अपन ने कहा कि पैरासीटामोल है, वो पैरासीटामोल को रिवर्सली भी इनिबिट करता है कॉक्स 3, है कि नहीं, और कहाँ इनिबिट करता है, सीएनएस ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मैंने अभी कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है, मतलब इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया, डिक्रीज हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पैरासीटामोल है, कहने का मतलब ये है कि ये मतलब डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स एंड हाइपोथैलेमस। कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस हो रहे थे, जो स्टिमुलेट कर, जो कहने का मतलब ये है कि जो पैरासीटामोल है जो स्टिमुलेट कर रहे थे नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स और हाइपोथैलेमस को, तो मतलब वो क्या करेंगे, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन है वो डिक्रीज हो जाने की वजह से ये इनका जो मतलब सिंथेसिस स्टिमुलेट हो रहे थे ये भी कम हो जाएंगे, करेक्ट। अब दूसरी बात ये है कि इनसे जो पेन और हमारे जो फीवर है उसके अंदर तो रिलीफ आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि ये पेन और जो उसको फीवर को तो रिलीफ दे देगा बट इन्फ्लामेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। क्योंकि मैंने कहा कि जो कॉक्स हमारी जितनी भी हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो हमारे कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करती है, और जब कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करती है, और कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करती है, तो जो कॉक्स एंजाइम है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया तो जाहिर सी बात है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर डोसेज की फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये जो पैरासीटामोल है ये टेबलेट की फॉर्म में भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, कैप्सूल की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, बच्चों को दी जाती है ना चिल्ड्रंस को जो सिरप के रूप में पैरासीटामोल, और इंजेक्शन के रूप में भी ये अवेलेबल होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो इसको ओरली, रेक्टली और इंट्रावेनसली तीनों से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? ओरली, रेक्टली और इंट्रावेनसली तीनों के माध्यम से इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज के यूजेज की अगर बात की जाए पैरासीटामोल को कैसे यूज किया जाता है, तो पहली अगर बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमनली यूज अवर द काउंटर एनालिसिस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, मतलब हम डॉक्टर के बिना एडवाइस के द्वारा जो जनरल जो मेडिकल वाले हैं और जो मेडिकल स्टोर पे ये दे देते हैं पैरासीटामोल टेबलेट, तो ये अगर माइग्रेन के केस के अंदर हेडेक के कंडीशन, हेडेक हो रहा है हमारा, और मस्कुलर स्केलेटन पेन हो रहा है, और मेनोस्टेट क्रैम्प की अगर बात की जाए, ये चारों कंडीशन ऐसी है जिनके अंदर बिना डॉक्टर की एडवाइस के हम पैरासीटामोल से वो ले सकते हैं। सेकंड है कि प्रेफर्ड एनालिसिक एंड एंटीपायरेटिक पेशेंट। और एनालिसिक की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि एनालिसिक है, ये एनालिसिक क्या है, ये एक तरह का पेन किलर है, और जो एंटीपायरेटिक है ये फीवर को रिड्यूस करता है। तो पेन और फीवर के लिए पेशेंट को दी जाती है, तो उनके अंदर जो पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकाइड अस्थमा और चिल्ड्रंस, इन तीनों के केस के अंदर दे सकते हैं। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि पेप्टिक अल्सर की अगर बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर के केस के अंदर केस है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर है वो रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर को इंक्रीज ज्यादा कर देती है। मतलब जो पेप्टिक अल्सर है उस पेप्टिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, मैं बता देता हूं आपको कि मैंने कहा कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स थे, जो जिनको कॉक्स है वो हमारी इनिबिट कर रही थी उनको, और उनको इनिबिट कर रही थी, मतलब उनको इनिबिट कर रही थी, करेक्ट, कॉक्स वाला, तो जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है जिसके कारण
कहने का मतलब ये है कि पेप्टिक अल्सर के चांस बढ़ जाते हैं, करेक्ट। तो अब जब पेप्टिक अल्सर के चांस बढ़ गए हमारी बॉडी के अंदर, तो जो प्रोस्टाग्लैंड है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था? पेप्टिक अल्सर के लिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता था वो, करेक्ट। जिसकी वजह से कहने का मतलब ये इसमें ये एक एनालिसिक और एंटीपायरेटिक यूज करते हैं, जबकि जो अदर एंटी इन्फ्लामेटरी जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो यूज नहीं करते, ओनली एनालिसिक और एंटीपायरेटिक देते हैं उस पेशेंट को, इन तीनों बच्चों को, पेप्टिक अल्सर वाले को और ब्रोंकाइड अस्थमा को। एनालिसिक और एंटीबायोटिक वाली प्रॉपर्टी जो शो करती है पैरासीटामोल वो देते हैं, अदर जो नॉन स्टेरॉइड वाली जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो नहीं देते। नेक्स्ट है फर्स्ट चांस ऑफ, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी फर्स्ट चॉइस यही करते हैं एनालिसिक की, और मतलब पेन किलर को कम करने के लिए, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अपन ने पता है कि जॉइंट के अंदर क्या हो जाता है, पेन हो जाता है ना। तो जॉइंट के अंदर जब पेन होता है तो पेन को कम करने के लिए, रिलीफ देने के लिए यही एनालिसिक ये पैरासीटामोल देते हैं। और सबसे खास बात क्या है पैरासीटामोल की? सबसे खास बात यह है कि पैरासीटामोल की कि ये किसी भी उम्र में दी जा सकती है, किसी भी एज में दी जा सकती है, मतलब प्रेग्नेंट के केस के अंदर भी दे सकते हैं अपन इसको, और लैक्टेटिंग वुमेन से उसको भी दे सकते हैं अपन ये। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर एडवर्स इफेक्ट की अगर बात की जाए तो एडवर्स इफेक्ट के बहुत ही रेयर है, एडवर्स इफेक्ट इसका बहुत ही कम है। ओकेशनली ये जो स्किन रेजेस और नोजिया वाले केस के अंदर हो जाता है, और जो अगर इसका एक्यूट ओवरडोज और क्रोनिक यूज ले लिया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी लीवर है वो भी डैमेज होने के चांस से ज़्यादा, अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं जिसके कारण जो लीवर है उसके डैमेज होने के चांस भी हो जाते हैं, और अगर क्रोनिक यूज ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण नेफ्रोटिक मतलब हमारी किडनी है उसके भी डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। बट ये बहुत ही कम रेयर केस के अंदर होता है। वैसे पैरासीटामोल से इतनी साइड इफेक्ट करती नहीं है, बट बहुत रेयर केस के अंदर होता है। तो स्किन के अंदर हमारी लिवर के अंदर और किडनी के अंदर तीनों के लिए ये अफेक्ट करती है, करेक्ट। नेक्स्ट है कि फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल्स। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल्स की अगर बात की जाए तो जो पैरासीटामोल से ये एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, तीन इंपॉर्टेंट है इसके एब्जॉर्प्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे, और एक्सक्रीशन किस होता है। तो एब्जॉर्प्शन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर इसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, और एक्सक्रीट कैसे हो जाती है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स है पैरासीटामोल्स की। अगर एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो वेल एब्जॉर्ब हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब है कि 1/4 है, ओनली जो 1/4 है वो प्रोटीन बाउंड हो जाता है इन प्लाज्मा के अंदर, और वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो 100 mg मिलीग्राम अगर अपन ने कोई पैरासीटामोल जो टेबलेट है अगर वो ली 100 mg की, जिसमें से जो 25% है वो प्रोटीन बाउंड हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर, करेक्ट, और वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, और ये यूनिफॉर्म, इसकी खास बात ये है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए तो अपन ने कहा था कि जो पैरासीटामोल से, इस पैरासीटामोल्स को एसिटामिनोफेन्स भी बोला जाता है, और ये जो एसिटामिनोफेन्स या पैरासीटामोल्स की अगर बात करूं तो ये हमारे जो एक, जब इसके अंदर ये एक नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइज में कन्वर्ट हो जाता है, किसके हेल्प से, जब ग्लूकोनीडेशन सल्फेकेशन होएगा, 99% है वो तो ग्लूकोरोनीडेशन सल्फेशन हो जाएगा, जिसके कारण नॉन टॉक्सिक मेटाबोलिज्म करेगा। और जो रिमेनिंग जो 1% होता है साइटोक्रोम P450 है, उसकी हेल्प से ये कहने का मतलब एन एसिटाइल पेरा अमीनो बेंजोइक्विनिन इमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो NAP मतलब जो जो ये है नॉन एसिटाइल पेरा अमीनो बेंजोइक्विनिन अमीन्स, ये बहुत हाई टॉक्सिक है, करेक्ट, 1% ही होता है में कन्वर्ट होता है, बहुत हाई टॉक्सिक है। क्यों? अब ये इसलिए टॉक्सिक है क्योंकि जो पैरासीटामोल से होती है उसकी हाई एफिनिटी होती है, किसके लिए, हमारे सल्फाइड ग्रुप के लिए, जो सल्फाइड्रिक ग्रुप है, SH ग्रुप,
तो सल्फाइड ग्रुप के लिए बहुत हाई एफिनिटी होती है। हाई एफिनिटी हो जाने की वजह से वो मतलब अब देखो हाई एफिनिटी हो जाती है, अब हाई एफिनिटी हो जाती है मतलब तो कहने का मतलब ये हमारे सेल्स, हमारे डीएनए, हमारे प्रोटीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, बट ये ऐसा नहीं करता। ये डू नॉट प्रोड्यूस हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता उसको। परंतु जो लिवर है हमारी, जो लिवर क्या करती है, ग्लूटाथाइन्स प्रोड्यूस करती है। मतलब जो एक कहने का मतलब जो हमारे लिवर है वो लिवर एक ग्लूटाथाइन्स प्रोड्यूस करते हैं, और पैरासीटामोल से इसकी हाई एफिनिटी होती है। और हाई एफिनिटी होती किसके लिए होती है, इसकी हाई एफिनिटी ये होती है सल्फाइड ग्रुप के लिए। तो ये जो सल्फाइड ग्रुप है और जो लीवर से जो ग्लूटाथाइन्स प्रोड्यूस हुआ, दोनों आपस में बाउंड हो जाते हैं और ये एक दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हाई टॉक्सिसिटी हो जाती है। दूसरी बात कि हमने कहा कि ये मेटाबॉलिज्म इस तरह से होता है इसका, और इसका एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो ये यूरिन के रूप में जो मोस्ट ऑफ द मेटाबोलाइज होते हैं वो ज़्यादातर यूरिन के रूप में एक्सक्रीटेड हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने इतना ही पढ़ना है बस, कि ये बेसिक वीडियो है पैरासीटामोल का, जो अक्सर सभी को आना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट को। इसके अंदर अपन ने पैरासीटामोल के बारे में बात की और उसकी थ्योरी देखी कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो नहीं करने के पीछे क्या रीज़न है। तो उसके लिए दो थ्योरी थी, पेरोक्साइड थ्योरी और COX-3 इनहिबिटर थ्योरी। दूसरी बात मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा इसका, और नेक्स्ट है कि फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल देखी अपन ने। उसके अंदर उसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक और एक्सक्रेशन सारी चीज़ें देखी। यूज देखे इसके, एडवर्स इफेक्ट देखा इसका। और अगले वीडियो की अगर बात की जाए तो अगले वीडियो के अंदर मैं एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग और इसके जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये जो चैनल्स है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू।